अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारा सिंध बोर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगे कि फेडरल बोर्ड में है और रह गया है, हमने कवर नहीं किया है, या ए लेवल्स का आपको लग रहा हो जो कि हमने इसके अंदर कवर नहीं किया, तो मुझे बता दीजिएगा सजेशन में, ताकि वो भी हम अलग से वीडियो में कवर कर लें। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली बेसिक चीज़ हमारे पास है केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि केमिस्ट्री होती है। बहुत बारीकियां भी हैं उसके अंदर, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। ये केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं तो फ़िज़िक्स क्या होती है, मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की स्टडी को हम लोग फ़िज़िक्स कह रहे होते हैं। केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ मैटर की स्टडी कर रहे हैं। मैटर से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के अंदर याद रखिएगा 2 चीज़ें आ जाएंगे, एक उसके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे और वो इंग्रेडिएंट्स जिस रेशो में मौजूद होते हैं वो चीज़ें भी हमारे पास आ जाएंगी। जैसे कोई भी डिश आप लोग खाते हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो किस प्रोपोर्शन में डले हुए हैं, वो सारी चीज़ें कंपोजिशन कहलाती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, प्रॉपर्टीज़, उसमें चेंजेस कैसे आ सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, जहाँ पर हम बात करते हैं चेंजेस की, तो वहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी लाजमी आ रहा होता है। ठीक है, कोई भी चेंज आएगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी को हीट कर रहे होते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, हालांकि वो भी एक तरह का चेंज है। ठीक है, तो जो एक तरह से नेचर है वो चेंज को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गवर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कंडीशंस भी हम लोगों ने समझनी होंगी, कंडीशंस। ठीक है, बुक में लिखा हुआ होगा कि प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, कंडीशंस। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चल जाएंगी तो हमें फ़ायदा क्या होगा, हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यूज़ के मुताबिक मैटर बना सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है केमिस्ट्री पढ़ने का, ताकि हम मैटर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं, जिनमें से 4 मेन ब्रांचेज़ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी मौजूद हैं और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर भी मौजूद हैं। जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा फिज़िक्स के अंदर मौजूद है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी तकरीबन मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक सिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए तो वो फिर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं रहेगी, उसके अंदर हमने फिज़िक्स का डोमेन भी शामिल करना होगा। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर वो तमाम टॉपिक्स आ जाएंगे हमारे पास, जो केमिस्ट्री में भी इंक्लूड हो सकते हैं, जो फिज़िक्स में भी इंक्लूड हो सकते हैं। दूसरी फिर इंपॉर्टेंट ब्रांच हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, याद रखिएगा, आपके पास कोई भी मैटर मिल रहा है, डेली बेसिस पे नए नए सब्सटेंसेस डिस्कवर हो रहे होते हैं, स्पेस में पहुंच रहे हैं साइंटिस्ट, ज़मीन के अंदर से माइनिंग करके डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस निकाल रहे हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस नया डिस्कवर हो रहा है और वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो हमारे लिए बस वो एक ट्रैश है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जानना कि वो चीज़ क्या है, ज़ाहिर है बग़ैर उसे जाने, बग़ैर उसे समझे हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा एनालिसिस वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होता है। किसी भी तरह की टेस्टिंग हम लोगों ने करनी है, चाहे वो क्वालिटेटिव टेस्टिंग हो या फिर क्वांटिटेटिव टेस्टिंग हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, वो सारे एनालिसिस, वो सारी टेस्टिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद फिर हमारे पास किस तरह के सब्सटेंसेस हैं, 2 तरह के मेन सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो कोवेलेंट कार्बन कंपाउंड, जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे वो सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे, जिसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच बनी हुई है। ठीक है, तो ये 4 मेन डोमेन हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस के। कोई सी भी केमिस्ट्री की ब्रांच उठाएं अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो वो इन 4 के कॉम्बिनेशन से ही बनी होगी। ये 4 हमारे पास प्योर केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। ठीक है,
और अप्लाइड केमिस्ट्री में इन चारों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उसकी एप्लीकेशंस कर सकें। जब तक हम चीज़ें डिस्कवर करते रहेंगे, इन्वेंट करते रहेंगे और उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारे लिए बेकार है। तो ये याद रखिएगा, साइंस की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक प्योर ब्रांच होती है और एक अप्लाइड ब्रांच होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये मेन जो प्योर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, वो ये चार हैं। इसके अलावा जितनी भी होती हैं वो सारी अप्लाइड होती हैं। आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है ये समझें। नेक्स्ट टॉपिक की बेस बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत समझिएगा। जब भी आप किसी मैटर की बात कर रहे होते हैं तो मैटर के दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्वांटिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, मैटर के वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मेजर किया जा सके, उससे रिलेटेड हमारे पास मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। उन टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है जी। मेजरमेंट समझते हैं, व्हाट इज़ मेजरमेंट। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में सारे के सारे यूनिट्स ख़त्म कर दिए जाएं, तो क्या आप इस लेंथ को मेजर कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं मेजर कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं इस लेंथ को अपनी तरफ से x सपोज कर लूँ और इसके सामने एक और लेंथ इस तरीके से शो करूं, तो क्या आप कंपैरिजन कर सकेंगे? बिल्कुल कंपैरिजन कर सकेंगे। आप कंपेयर करके बताएंगे कि ये डबल है उस लेंथ के कंपैरिजन में। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या होती है, कंपैरिजन करके आप किसी भी क्वांटिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली हमने यहाँ पर इस क्वांटिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हमने 2x कह दिया। रियल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 2 है या ये x है? ऑब्वियसली ये x है, ठीक है। x जो था हमारे पास रियल क्वांटिटी थी, वो लेंथ की मिकदार थी जिसे हमने x सपोज किया, ठीक है। किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को अगर हम कोई भी नाम दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। और उस यूनिट से कंपेयर कर करके हम किसी भी क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट, ये याद रखिएगा। आप क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हो तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज मेजरमेंट। और मेजरमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ यूनिट और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। ये दो चीज़ें होंगी तो आप कभी भी मेजरमेंट कर सकेंगे, और दोनों सूटेबल होने चाहिए यूनिट्स के साथ, क्वांटिटीज़ के साथ भी और उनके अमाउंट्स के साथ भी। सूटेबल होने का क्या मतलब है, इस बात को ऐसे समझें कि सपोज़ मैंने टाइम मेजर करना है तो टाइम में वेइंग बैलेंस से मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मैंने टाइम मेजर करना है तो मैं टाइम कभी किलोमीटर्स में भी मेजर नहीं कर सकता। ये क्वांटिटी के एतबार से बेसिकली मैंने आपको समझाया कि सूटेबल होने चाहिए। जिस तरह की क्वांटिटी होती है उसके लिए उसी का इंस्ट्रूमेंट और उसी का यूनिट यूज़ करना होता है। दूसरी बात मैंने ये बोली कि यूनिट और इंस्ट्रूमेंट दोनों अमाउंट के साथ भी सूटेबल होने चाहिए। अब सपोज करें कि नॉर्मल जो सुनार की दुकान के ऊपर जो वेइंग बैलेंस होता है, जिससे वो सोने के पीसेस का, गोल्ड के पीसेस का वेट मेजर कर रहा होता है, क्या मैं उसी वेइंग बैलेंस के ऊपर ट्रक को मेजर कर सकता हूँ, ट्रक के वेट को? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो वेट बहुत ज़्यादा होगा। तो इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से उस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के साथ भी सूटेबल होना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से क्या मैं एक ट्रक के वेट को मिलीग्राम से मेजर करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जितना हैवी वेट होगा उसके लिए और ज़्यादा बड़ा यूनिट प्रेफर किया जाएगा, या जितना छोटा वेट होगा उसके लिए उतना ज़्यादा छोटा यूनिट प्रेफर किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको याद रखिएगा। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, सपोज मैं एक बहुत छोटी सी लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, तो मेरे पास मेजर करने के बाद इस तरह से नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इतने सेंटीमीटर मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ आया, ठीक। और ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ आ रहा है, अब इस नंबर को देखें। इस नंबर के अंदर कौन से ऐसे रिलायबल डिजिट्स हैं जो कि इस क्वांटिटी के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या ये ज़ीरो उस क्वांटिटी के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये वाला ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। ये नंबर, ये और ये नंबर उस क्वांटिटी के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। वैसे ये याद रखिएगा कि जो लास्ट नंबर होता है वो उस
क्वांटिटी के अमाउंट को इतना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। अब ये जो डिजिट्स हैं जो उस क्वांटिटी के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिलायबल डिजिट्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से डिजिट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, इसके लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वो 5 रूल याद रखने की बजाय सिर्फ 2 रूल्स याद रखें कि कब हमने ज़ीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना, कौन से ज़ीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं करना। वो 2 रूल अगर आप याद रखेंगे तो आप ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले जो क्वेश्चन हैं इसको बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। बहुत गौर से समझिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेजेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट मैटर करती है। अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो मैं कौन से ज़ीरोस को इग्नोर करूँगा? इनिशियल ज़ीरोस को। जैसे ये वैल्यू लिखी थी मेरे पास, यहाँ डेसिमल पॉइंट मौजूद था, तो जो इनिशियली हमारे पास ज़ीरोज़ आ रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ, उसको मैंने इग्नोर कर देना है, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना। उसके अलावा जितने भी हैं डिजिट्स, उन सबको, भले आगे कितनी भी दफ़ा ज़ीरो है, उन सबको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है। तो इस क्वांटिटी के अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, और अगर डेसिमल पॉइंट मेरे पास मौजूद ना हो तो मैंने लास्ट ज़ीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना है। सपोज करें कि मैंने एक ट्रक का वेट मेजर किया 1020500। ट्रक का वेट आप इस तरीके समझ लें, सपोज, और ज़ीरो लगा देते हैं, ग्राम। ये हमारे पास एक ट्रक का वेट है सपोज। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये अमाउंट दिया हुआ है, इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। अगर डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो याद रखिएगा आपने आखिर के ज़ीरोस को इग्नोर कर देना है। ठीक है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना। ये शुरू के जो डिजिट्स हैं हमने उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चंस को बहुत आराम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम किस किस तरह की आ सकती हैं, देखते हैं। सपोज़ करेंगे हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। ये याद रखिएगा, अब ये जो हमारे पास जवाब आ रहा है इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि कभी भी एक्सपोनेंट आ रहा हो, या याद रखें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के दौरान आप उसको डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास नज़र आ रहे हैं? सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आ रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आखिर के ज़ीरोज़ को हमने इग्नोर कर देना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। ठीक है, डेसिमल पॉइंट अगर आ रहा है तो शुरू के ज़ीरोज़ को इग्नोर कर देना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट आ रहा है लेकिन शुरू में कोई ज़ीरो नहीं है, तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किए जाएंगे। 5 डिजिट है, पाँचों के पाँचों हमने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर कर लेना है। यहाँ पर भी एक्सपोनेंट आए, ये याद रखना है आपने कि एक्सपोनेंट को आप डायरेक्टली इग्नोर कर देंगे, उसके अंदर सॉल्व नहीं करेंगे। कुछ लोग ये बेवकूफ़ी भी करते हैं कि एक्सपोनेंट को सॉल्व कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर भेज देते हैं, तो ये शुरू वाले ज़ीरोज़ हैं वो वैसे ही हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं जिससे सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज आ जाएगा। खैर, फिलहाल डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इनिशियल ज़ीरोज़ को आपने इग्नोर करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे पास। यहाँ पर भी एक्सपोनेंट हमारे पास मौजूद है, इग्नोर करेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 0 इंक्लूड होंगे यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो इनिशियल ज़ीरोज़ इग्नोर होते हैं, सिर्फ ये आखिर के ज़ीरोज़ हैं, ये काउंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हमने आखिर के ज़ीरोज़ इग्नोर करना है। एक ही ज़ीरो था, इग्नोर कर दिया। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, नोट करिएगा, मैंने यहाँ पर एक बात बोली थी कि हम कभी भी आखिर वाले डिजिट को रिलायबल नहीं मान रहे होते। वो रिलायबल क्यों नहीं मान रहे होते, इस बात को भी ज़रा समझते हैं। ठीक है, देखें इस बात को बड़े गौर से समझिएगा। सपोज़ करें मेरे पास एक छोटी सी रॉड है जिसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, बहुत छोटी सी लेंथ है इसकी। ठीक है, अब मैंने इसको 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। एक इंस्ट्रूमेंट है ए जिसका लीस्ट काउंट ये लिखा हुआ है मेरे पास, मतलब कम से कम इतनी वैल्यू ये मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ कि अगर ये कम से कम इतनी वैल्यू मेजर कर सकता है तो इसे कहाँ तक मेजर करेगा? क्या ये पूरी वैल्यू मेजर कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू मेजर कर पाएगा।
अब आखिर में 1 आ रहा है तो 1 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको मेजर कर सकता है। मतलब यहाँ 7 लिखा हुआ है, इसको मेजर कर लेगा तो हमें ये बता देगा 1.527, ठीक। और आखिर वाला जो डिजिट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है। लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या ये एक्यूरेटली यहाँ पर 7 आ रहा है या थोड़ा फ़र्क है? ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा फ़र्क है। तो ये याद रखिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैं मेज़र कर रहा हूँ तो जितना बड़ा उसका लीस्ट काउंट होता है उतना ही बड़ा पॉसिबल एरर उसमें हमेशा रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी की वजह से जब मैं इसके अंदर ये इतना बड़ा एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है। ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे ये मिल जाएगा और इसी के अंदर ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1.528। तो हमें ये रेंज मिल जाएगी कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो इस रेंज के अंदर अंदर है, ठीक है। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन है, मुझे परफेक्टली कंफर्म नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा उसके अंदर एरर हो सकता है, ठीक है। अनसर्टेनिटीज़ की कैलकुलेशन किस तरह की होगी वो हम फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, इसी लेंथ को अगर मैं इस बी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूँ तो ये भी क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक मेजर करेगा। लेकिन क्या ये 7 को मेजर कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके आखिर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2 के मल्टीपल्स को मेजर करेगा। लेकिन 7 2 का मल्टीपल नहीं है। 7 से छोटा 2 का मल्टीपल कौन सा है, 6। तो ये इस वाले इंस्ट्रूमेंट से जब इसी रॉड को मेजर किया जाएगा तो ये 1.526 मेजर करेगा। और इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ये अनसर्टेनिटी होगी, जिसका मतलब है जो रेंज हमारे पास आ रही थी जिसके अंदर आंसर एग्जिस्ट कर सकता है वो हमारे पास कंपैरेटिवली थोड़ी और बढ़ गई, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट की बात करूँगा तो ये आखिरी वाला जो डिजिट आ रहा है 5 है, 5 का मल्टीपल मेजर कर सकता है। मतलब यहाँ पर या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से मेजर करेगा, अगर बी से मेजर कर, अगर मैं इस सी वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ तो ये क्या वैल्यू मेजर करके देगा, 1.525 प्लस माइनस 0.005। ये हमें इस तरीके से मेजर करके दे रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट जो होता है हमेशा अनसर्टेन रहता है और इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी उसमें एग्जिस्ट कर सकती है। याद रखिएगा, जो अनसर्टेनिटी होती है वो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बराबर ही होती है। ये लीस्ट पॉसिबल एरर है जिसे आप चाह कर भी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एरर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये भी याद रखिएगा। अगर मेरे पास एरर्स की क्लासेस देखी जाए तो मेनली 2 क्लासेस होती हैं हमारे पास एरर्स की। एक होते हैं रैंडम एरर और एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है जी। रैंडम एरर वो होते हैं जो कि आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इनडिटर्मिनेंट एरर भी कहा जाता है। इनडिटर्मिनेंट मतलब आराम से उसकी वजह डिटरमाइन नहीं की जा सकती। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये एरर आ सकता है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिस वक्त कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस दौरान जो लैब का रूम है वो खोल दिया किसी ने, तो जिसकी वजह से रिएक्शन की टेम्परेचर में फ़र्क आ गया, उस वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं रैंडम एरर्स की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एरर की, तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर हमारे पास वो सारे एरर्स हैं जिनकी वजूहात पता चल सकती हैं और उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हैंडलिंग का इशू है, एक बंदा सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है अपरेटस को, तो हम वो बंदा चेंज कर सकते हैं या फिर उसे ट्रेन कर सकते हैं उस एरर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन एरर हमारे पास यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। वहीं इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी तरह का 0 एरर आ गया और मुझे वो पता है कि कितना बड़ा 0 एरर है, तो वो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको रिमूव कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ 0 एरर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक एरर्स हो सकते हैं। इनकी जो कॉज होती है वो डिटरमाइन भी की जा सकती है और इसको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर हो गए। जब एरर की बात हो गई है तो हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिशन क्या होती है, इस बात को बड़े गौर से समझें। एक बहुत बेसिक सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज़ करें मेरे पास ये एक डार्ट बोर्ड है, ठीक है।
जिसकी ये टारगेटेड वैल्यू है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं रीडिंग वगैरह निकालने के लिए, हमारे पास जो ओरिजिनल रीडिंग है समझें ये वो है, ठीक है। अब एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके जो रीडिंग्स आई वो आपस में तो करीब करीब हैं लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा उन कैलकुलेटेड वैल्यूज़ की आपस की क्लोजनेस होगी ना, वो रिप्रेजेंट करेगी प्रेसिजन को, और कैलकुलेटेड वैल्यू की जो क्लोजनेस एक्चुअल वैल्यू से है वो रिप्रेजेंट करेगी एक्यूरेसी को। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, प्रेसिजन तो है, एक्यूरेसी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं इस एक्सपेरिमेंट की, बहुत गौर से देखें, यहाँ पर हमने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और तीसरी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट जाके लग गई। एक्यूरेसी तो यहाँ पर मिल गई लेकिन प्रिसिशन नहीं है, तीनों दफ़ा डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को रिलायबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी होने के साथ साथ प्रिसिशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रिसिशन होगी तो उसको रिलायबल कंसिडर किया जाएगा, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है और तीनों दफ़ा मेरा आंसर एक्यूरेटली टारगेटेड वैल्यू के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई एक्यूरेसी भी है और प्रिसिशन भी है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू टू द ओरिजिनल वैल्यू, और प्रिसिशन क्या होती है, क्लोजनेस बिटवीन ऑल कैलकुलेटेड वैल्यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। आगे चलते हैं। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं विदाउट हैविंग ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ये याद रखिएगा, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वैल्यू, किसी तरह से मैं वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस कर दूं और वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी ना आए, इसका क्या मतलब होता है, बड़े गौर से समझना है। ये इस तरह की बात है कि वैल्यूज़ के अंदर 10 टाइम्स कोई चेंज ना आए। सपोज़ करें कि आपने ये देखा होगा 0.09, इस चीज़ को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, बहुत कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं 9010 इस चीज़ को राउंड ऑफ करूं तो मेरे पास क्या होगा, ठीक है। ये याद रखना है, पहली चीज़ तो मेरे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर तो कंसिडर ही नहीं हो रहा। इस चीज़ को राउंड ऑफ करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस चीज़ से हटा दूंगा, ठीक है। 1 को जब हम रिमूव करेंगे तो 1 जो है 5 से छोटा नंबर है हमारे पास, यहाँ उसकी जगह क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये याद रखना है। अगर डेसिमल पॉइंट से आगे की वैल्यूज़ जब हम एक तरीके से राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो उनकी जगह खाली छोड़ देते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट से पहले वाली जगहों पर जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो उस नंबर की जगह 0 प्लेस कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे भी समझें कि हमारे पास 9156 है। अब ये आखिरी वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 9160 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये उससे आगे वाला जो डिजिट था उसके अंदर 1 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, अभी उस बारे में भी देख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, के डेसिमल पॉइंट से आगे वाली वैल्यूज़ को जब हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो उनकी जगह खाली छोड़ देते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट से पीछे वाली जगहों पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो उस नंबर को या उस डिजिट को हटाने के बाद उसकी जगह 0 प्लेस करते हैं, ताकि टेंस में कोई चेंज ना आए। खुद सोचें कि अगर मैं यहाँ पर 0 ना प्लेस करता, डायरेक्टली ये रख देता, तो कहाँ ये 9000 के करीब की वैल्यू थी और ये 900 पे पहुँच गई। ये वैल्यू ज़्यादा क्लोज है या ये वैल्यू ज़्यादा क्लोज है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमने तरीके से राउंड ऑफ किया उसकी जगह 0 पुट किया तो वो वैल्यू ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब राउंड ऑफ करते हुए किस तरीके से हमने चलानी है चीज़ें, इस बात को समझें। सपोज़ करें जो रूल्स हैं हमारे पास राउंडिंग ऑफ के, कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल कि अगर हमारे पास नंबर 5 से बड़ा होगा तो क्या किया जाएगा, +1 किया जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट के अंदर, मतलब उससे पीछे वाला जो डिजिट होगा उसके अंदर 1 ऐड कर दिया जाएगा। सपोज़ करें कि हमारे पास ये वैल्यू है 0.0176,
इसका ये वाला डिजिट मैंने राउंड ऑफ करना है, तो क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा और इससे पिछला वाला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, 0.18 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर लास्ट नंबर जिसे मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ वो 5 से छोटा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा प्रीसीडिंग डिजिट में। इसको ऐसे समझें कि 0.0213 है, इसके अंदर से मैंने 3 राउंड ऑफ करना है, तो क्या करूँगा, 0.021 लिख दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास ये राउंड ऑफ हो गया, क्योंकि ये 5 से छोटा था, लिहाजा कोई चेंज नहीं आया। अगर लास्ट डिजिट या जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है, तो फिर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक केस तो ये है कि अगर मेरे पास प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट में ही 1 ऐड करूंगा। अगर मेरे पास प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रूल होता है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझें, सपोज 0.0535, अब यहाँ पर मेरे पास लास्ट डिजिट जो है 5 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, पिछले वाले में 1 ऐड करूँगा या कोई चेंज नहीं करूँगा। इस चीज़ के लिए देखना होगा पिछला वाला डिजिट ऑड है या इवन। ये पिछला डिजिट कैसा है, ऑड है, तो क्या करूँगा, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, 4 बन जाएगा, ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पिछले डिजिट के अंदर 2 होता, ऑड नहीं होता, तो क्या करते हैं हम, उसकी जगह कोई चेंज नहीं लेकर आते, बस 5 को हटा देते। तो ये 4 रूल्स होते हैं हमारे पास राउंडिंग ऑफ डाटा के। इस चीज़ के ऊपर आपका ख़ास ध्यान होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किस तरह का है, इस चीज़ को ज़रा समझें। हमने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। ठीक है, कि जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमने किन बातों का ख्याल रखना होता है। सपोज़ करें मेरे पास 123 मल्टीप्लाई बाय 0.012 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.105 ये मौजूद है। इसके अंदर यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देता हूँ मैं, ये मौजूद है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहे होते हैं तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमने क्या चीज़ देखनी है यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। वो चेक करेंगे हम कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस चीज़ को देखते हैं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको देखते हैं, डेसिमल पॉइंट है, स्टार्टिंग के जीरोस को इग्नोर किया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर कितने हैं, इनिशियल 0 इग्नोर कर दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आंसर में कितने होने चाहिए, लीस्ट होने चाहिए, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, बहुत गौर से देखें। इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.03534, 0.03534। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, अब इस बेसिस पर अगर हम इसको देखें, एक ऑप्शन हमें ये मिल गया, दूसरा ऑप्शन हमें ये मिल गया 0.035 तीसरा ऑप्शन हमें ये मिल गया 0.035 और एक ऑप्शन हमें ये मिल गया 0.04, क्योंकि जब ऐसे राउंड ऑफ करेंगे पिछले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रेफरेबल है, जिसके नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मैच करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसके अंदर हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 जो आ रहे हैं सी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है जी, सपोज 3.125 माइनस 0.32 प्लस 0.025
1 2 7 9, ये हमारे पास सॉल्व करना है हमने, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखना है, बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर हमने लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल देखना है। यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं। तो मैं जो सॉल्व करने के बाद आंसर लिखूँगा उसके अंदर भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। कम से कम 2 थे तो हमारे आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। मतलब जितनी भी बड़ी वैल्यू आ रही है उसे राउंड ऑफ इस तरह से करना है कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास 2 डिजिट्स हों, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। अब इसके अंदर लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल होने चाहिए, मतलब ये 2 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो बाकी आगे की चीज़ें हमने राउंड ऑफ कर देनी है। इसके बाद ये 2 मौजूद है, 2 5 से छोटा होता है। जब इसे हम हटाएंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2.93 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। फिर हम आगे चलते हैं। एक और बड़ा यूज़फुल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, जिसके उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ये याद रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ़र्क होता है, ठीक है। इस चीज़ को बड़े गौर से समझना, और नीड क्या पड़ी साइंटिफिक नोटेशन की, इसको भी समझें। मुझे बताएं कि अगर मैं 2 छोटे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो आसान होगा, या 2 बहुत बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सपोज़, तो वो ज़्यादा आसान होगा। ऑब्वियसली छोटे नंबर्स को आपस में सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े नंबर्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। चलें देखते हैं। 0.0035512 मल्टीप्लाई बाय 0.00132, ये हमारे पास और छोटे नंबर हैं। तो छोटे नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना कम और ज़्यादा कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास इशू क्या आ रहा है कि बहुत बड़े नंबर्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मुश्किल होती है हमें, और बहुत छोटे नंबर्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। तो हल क्या है? हल ये है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन ये है कि साइंटिस्ट ने कहा कि किसी भी नंबर्स को कंपैरेटिवली आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आसानी जब ही होगी जब वो किस रेंज में होगा, 1 से 9 तक की रेंज में होगा। तो चाहे कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटे से छोटा नंबर हो, उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाए ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आसान हो जाए, ठीक है। तो अब सपोज़ मेरे पास इतना बड़ा नंबर है, मैं इसे 1 से 9 की रेंज में कैसे लेकर आऊँ? इसके लिए हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट नाम की एक चीज़ होती है जो कि शुरू में यहाँ होती है, अगर मेंशन ना की हुई हो। उसको अगर मैं उठा के लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो के बाद लाना चाह रहा हूँ, तो ये कितना डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ? 4 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूँगा? 2.1015 एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो अब जब ये मेरे पास नंबर 1 से 9 की रेंज में आ गया है तो मैं इसको क्या कहूँगा? साइंटिफिक नोटेशन कहूँगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर 1 से 9 की रेंज में हो। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोनेंट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ठीक है। वरना तो अगर मैं आपके सामने ये चीज़ लिख रहा हूँ, इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर नंबर 1 से 9 की रेंज में भी नहीं है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ज़रूर है लेकिन साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। और अगर मैं 3.2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसके साथ कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपोनेंशियल फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन हो और हर साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपने नंबर को 1 से 9 की रेंज में लेकर आना है। डेसिमल पॉइंट को अगर आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे वो मैंने समझा दिया। अगर राइट साइड पे शिफ्ट करना हो, लेफ्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएं राइट साइड की तरफ मूव करके, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 3.152। राइट साइड पे मूव किया तो एक्सपोनेंट -4 आ जाएगा, सॉरी 3 डिजिट मूव हुआ है तो एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने में। कन्वर्जन आपको साइंटिफिक नोटेशन में करनी आनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होती है। आप
उसको फिर बाद में राउंड ऑफ करके आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं करीब करीब की वैल्यूज़ ला के, ठीक है। किस तरीके से कैंसिलेशन करनी होगी विदाउट कैलकुलेटर मैथमेटिक्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है केमिस्ट्री में लॉग का टॉपिक। वैसे तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अगर आपने मैट्रिक की मैथमेटिक्स सही से पढ़ी है तो आपको लॉग के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी। केमिस्ट्री के अंदर लॉग की भी एक ठीक ठाक इम्पॉर्टेंस होती है। बहुत सारे एक्सपोनेंशियल चेंजेस जो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंट में होते हैं, जो कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो या एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, बहुत ह्यूज या बहुत स्मॉल चेंजेस, उन चेंजेस को स्टडी करने के लिए लॉग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। बेसिकली लॉग होता क्या है इसको समझें। 2 की पावर अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो हमारे पास आंसर इसका 8 आता है, ठीक है। तो ये 3 जो है ये 2 की क्या है, पावर है। लेकिन ये जो 3 है 8 का क्या है, 8 के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो उसे हम कहते हैं लॉग। 8 का लॉग है 3, ठीक है। इस चीज़ को मैं लॉगैरिथमिक वाइज कैसे लिखूंगा, लॉग ऑफ 8 विद द बेस 2। तो इस लॉग को रीड कैसे किया जाएगा, इसे रीड बहुत सिंपल तरीके से करना है आपने, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि मैं 2 की क्या पावर पुट करूं कि आंसर 8 आ जाए। अगर आप इस तरह रीड करना सीख गए तो आप सिंपल जो सिंपलेस्ट लॉग्स होते हैं वो तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। 2 की क्या पावर पुट करने से आंसर 8 आता है, 3, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह से अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 16, 2 की क्या पावर पुट करूं कि आंसर 16 आ जाए, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, 4 आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। 3 की क्या पावर पुट करूं कि आंसर 9 आ जाए, तो जवाब क्या है, 2, ठीक है। इसी तरीके से अब थोड़ा इसको घुमाते हैं चीज़ें। 9 की क्या पावर पुट करूं कि आंसर 3 आ जाए, सोचें, बहुत बेसिक सी चीज़ है। हम 9 की क्या पावर पुट करते हैं जब इसका आंसर 3 आता है, आपको पता है 9 का अंडर रूट जो होता है 3 होता है, मतलब 9 की पावर 1/2, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 0.5 या फिर 1/2, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट्स में भी उसकी वैल्यू जा सकती है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं 9 की क्या पावर पुट करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए, या मैं 2 की क्या पावर पुट करूं आंसर 1 आ जाए, 3 की क्या पावर पुट करूं कि आंसर 1 आ जाए, 10 की क्या पावर पुट करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो इसका जवाब है 0। किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर 1 आएगा, ये याद रखिएगा। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, किसी भी बेस के साथ अगर मैं लॉग लूँ 1 का तो वो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो हमारे पास लॉग का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि अगर मेरे पास लॉग का बेस मेंशन ना हो, फिलहाल तो सारे लॉग्स का बेस मेंशन हुआ है, ठीक है। अगर लॉग का बेस मेंशन ना हो तो इसका मतलब क्या होगा कि वो log 10 है, 10 है उसका बेस वहाँ पे, ठीक है। log ऑफ 10, 10 की क्या पावर पुट करूँ कि आंसर 10 आ जाए, तो इसका जवाब है 1। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि मैं इसका बेस मेंशन ही ना करूँ, तो ये याद रखिएगा। बेस मेंशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बेस क्या है, 10 है, और इसका आंसर क्या आएगा, 1। इस चीज़ को ऐसे समझें कि अगर मैं 100 का लॉग ले रहा हूँ और बेस मेंशन नहीं किया तो इसका क्या मतलब है कि बेस क्या है वहाँ पे, 10। 10 की क्या पावर पुट करेंगे कि 100 आ जाए, 2। इसी तरह से इसको भी देखें, अगर मैं लॉग ले रहा हूँ 0.1 का तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, इसका मतलब है कि 10 की क्या पावर पुट करूँ कि मेरे पास आंसर 0.1 आ जाए। तो खुद सोचें 1/10 का जो आंसर होता है वो 0.1 होता है, और ये क्या चीज़ हो गई मेरे पास, 10 की पावर -1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, लॉग की जो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस हैं वो कैसे करनी है, इस चीज़ को समझें। अगर मैं लॉग ले रहा हूँ इस चीज़ का, log ऑफ 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं log ले रहा हूँ 10 का तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। अगर मैं log ले रहा हूँ 100 का तो इसका आंसर 2 आएगा। अगर मैं log ले रहा हूँ 3 का, सॉरी 1000 का, तो इसका आंसर 3 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से
पीछे की तरफ जाते हैं। लॉग ले रहा हूँ अगर मैं 0.1 का तो आंसर -1 आएगा। लॉग अगर मैं ले रहा हूँ 0.01 का तो हमारे पास -2 आएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करें मेरे पास यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है, log ऑफ 3152। तो इस चीज़ का मैंने लॉग लेना है। इस चीज़ का लॉग मैं कैसे लूँ? अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसकी, याद रखिएगा। जिस चीज़ का भी हम लॉग लेते हैं उसको आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। 3.152 एक्सपोनेंट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 3, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट हम लेफ़्ट साइड पर लेकर गए। तो ये याद रखिएगा, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहा है ना वो हमारे पास लिख लिया जाएगा, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट में जो भी चीज़ आगे लिखी जाएगी वो इसका मैंटीसा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ इस तरीके से आ रही होती हैं। मैंटीसा से रिलेटेड बहुत बेसिक चीज़ें बता दूंगा कि किस तरीके से आपने चंद बेसिक मैंटीसा याद रखने होंगे। ये याद रखिएगा, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो हमेशा एक रियल नंबर होगा। वो क्या कहलाएगा? हमेशा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रियल नंबर लिखा जा रहा है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी चीज़ लिखी जा रही है वो क्या होगा? मैंटीसा होगा, ठीक है। मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा और स्मॉलर देन 1 होगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो तो कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो याद रखिएगा कि हमेशा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एक इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, वो हमने देख लिया, ठीक है जी। लॉग से रिलेटेड 3 और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपने याद रखने हैं कि जब भी दो ऐसे नंबर्स का लॉग लेते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? उन दोनों का लॉग आपस में ऐड हो जाएगा। दो ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं उनका लॉग लिया जाए तो याद रखिएगा जो भी डिनोमिनेटर में है उसका लॉग नेगेटिव में आएगा। चाहे डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका लॉग नेगेटिव में आएगा, ठीक है। एक नंबर है जिसकी पावर b लिखी हुई है तो वो पावर लॉग के बाहर आ जाती है। ये 3 बड़े बेसिक रूल्स हैं, ये भी याद रखिएगा। पीएच के न्यूमेरिकल्स के अंदर जब हम आएंगे या इस तरह के लॉग बेस्ड न्यूमेरिकल समझेंगे, पी के ए की वैल्यू को समझेंगे एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट में, तो ये चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूज़फुल हैं, ये याद रखिएगा। मैं कभी भी पी की बात करूँगा तो ये याद रखिएगा, पी हम किसे कहते हैं? नेगेटिव लॉग को कहते हैं। ये मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है, किसी भी चीज़ का नेगेटिव लॉग लोगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? पी कहलाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं।